बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। चाय की चुस्कियों के साथ सुबह 7 बजे के इस 20 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग मंडे टू सैटरडे सुबह 7 बजे मिलते हैं और 7 बजे के इस सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। उद्देश्य हमेशा की तरह वही है, आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, बेहतर समझ स्थापित करना। ये जो अपना सेशन है ये 20 मिनट का जरूर है, लेकिन इस 20 मिनट में हम 4 सवालों में लगभग 40 फैक्ट और कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। यानी 4 सवालों की व्याख्या में आप ऐसी बातें सुनते हैं और समझते हैं जो कि आपका 40 सवालों के बराबर होती हैं। यानी ढेर सारे डायमेंशंस पर चर्चा होती है। ये यूपीपीसीएस प्री के लिए, आरओ मेंस के लिए और वीयू के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। ये एक ऐसा सेशन है जो कि आपके भीतर पॉलिटी की बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा और आप इससे अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो जरूर जुड़ा करिए रोजाना सुबह 7 बजे, और क्लास के लास्ट में ये जरूर बताया करिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा और अपने दोस्तों के मध्य से शेयर भी किया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शो को। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा है कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख आर्टिकल 315 में यानी अनुच्छेद 315 में ये क्या है, मेंशन है। थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि यूपीएससी की सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं। रिकमेंडेशन जो होती है यूपीएससी की वो बाइंडिंग होती है, यानी बाध्यकारी होती है सरकार की। और ये ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में आपको राइट स्टेटमेंट चूज करना है, यानी सही विकल्प आपको चूज करना है, सत्य कथन चूज करना है। जो ऊपर के स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये आप बताइए। तो देखिए, यहाँ पर बात यूपीएससी से रिलेटेड है, तो यूपीएससी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम लोग समझते हैं। आप जानते हैं कि भारत देश में डेमोक्रेसी है, यानी लोकतंत्र है। और किसी भी लोकतंत्र में मेरे भाई, किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में शासन की नीतियों को लागू कराने के लिए, शासन की नीति को लागू कराने के लिए एक कुशल प्रशासन की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि पॉलिसीज को वही एग्जीक्यूट करा पाएगा जो योग्य होगा। यानी प्रशासक ऐसा होना चाहिए या प्रशासन में ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो योग्य हों। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति चीटिंग से चला गया है, कोई व्यक्ति चोट्टा आदमी है, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, और वो आदमी पहुंच गया है शासन प्रशासन में तो क्या करेगा। तो ऐसे में योग्य व्यक्ति होना चाहिए। और योग्य व्यक्ति का यदि आपको चयन करना है, सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। यानी भर्ती निष्पक्ष होनी चाहिए। यही उद्देश्य है कि हमारे भारत देश में संविधान के माध्यम से यूपीएससी का गठन किया गया बाई कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे भारत देश में ये मेरिट सिस्टम का प्रहरी बने। किसका प्रहरी बने? मेरिट सिस्टम का प्रहरी बने और निष्पक्ष भर्ती कंडक्ट कराए। तो निष्पक्ष भर्ती कंडक्ट कराने के उद्देश्य से, मेरिट सिस्टम का प्रहरी बनने के उद्देश्य से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग का गठन बाई कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है। बाई कॉन्स्टिट्यूशन इसे स्वतंत्रता प्रदान की गई है, संविधान के द्वारा इसे सुरक्षा प्रदान की गई है। कुछ कुछ फैक्चुअल डेटा और देख लीजिए यूपीएससी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आते हैं। अनुच्छेद 315 के तहत ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मीन्स संवैधानिक निकाय है, यानी इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। कार्य, शक्तियां, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जैसे प्रावधान आप देखेंगे कि पार्ट 14 ऑफ ये अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मेंशन है, यानी भारतीय संविधान में वर्णित है। यूपीएससी एक आयोग है, एक कमीशन है, तो ये चेयरमैन और मेंबर से मिलकर बनेगा। चेयरमैन और मेंबर से मिलकर बनेगा, यानी अध्यक्ष और सदस्य से मिलकर बनता है। किससे किससे मिलकर बनता है? अध्यक्ष प्लस सदस्य मिलकर बनता है, यानी ये चेयरमैन और मेंबर से मिलकर बनता है। क्या यूपीएससी की बात हो रही है कि यूपीएससी एक ऐसा कमीशन है जो अध्यक्ष और सदस्य से मिलकर बनता है, यानी चेयरमैन और मेंबर से मिलकर बनता है। ये चेयरमैन और मेंबर की जो अपॉइंटमेंट है, यानी इनकी जो नियुक्ति है, ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति बाय प्रेसिडेंट की जाती है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का कार्यकाल होता है और मैक्सिमम एज 65 ईयर होती है, यानी 65 वर्ष होती है। विच एवर कम्स अर्लियर, यानी इन दोनों में से जो पहले आए। कार्यकाल से पहले इन्हें कैसे हटाया जा सकता है? तो कार्यकाल से पहले यदि कदाचार के आधार पर हटाना है, मिसबिहेवियर के आधार पर हटाना है,
साबित कदाचार के आधार पर हटाना है तो जांच जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के बाद ही राष्ट्रपति हटा सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिली है, कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। लेकिन हाँ, कुछ मामलों में राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकता है, जैसे शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम हो जाए, इनकेपेबल हो जाए शारीरिक और मानसिक रूप से, या दिवालिया बैंकरप्ट हो जाएं, या अपने पद के दौरान कहीं और से पैसा ऐंठने में लगे हैं, वैतनिक कार्य करने में लगे हैं, तो डायरेक्ट भी हटाया जा सकता है। यह एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य है निष्पक्ष भर्ती कंडक्ट कराना। अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सबमिट करती है? अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगी और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखेगा, यानी पार्लियामेंट के पटल पर रखेगा। ठीक है। अगर इस्तीफा देना हुआ तो किसी भी समय राष्ट्रपति को अध्यक्ष और सदस्य अपना इस्तीफा दे सकते हैं। इनकी संख्या कितनी होगी, स्ट्रेंथ कितनी होगी, ये संविधान में तय नहीं है। जनरली 9 से 11 आपको देखने को मिलती है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं तय है कि कितनी स्ट्रेंथ होगी। तो लिखा हुआ है कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। सही लिखा है। इसका उल्लेख 315 में किया गया है। जी हाँ, 315 से लेकर आप देखेंगे 323 तक प्रोविजंस आपको नजर आएंगे। यूपीएससी की सिफारिशें, तो भाई देखो, यूपीएससी भर्ती के मामलों में यूपीएससी अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है, अधिकारियों के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, तो उस मामले में सरकार को परामर्श देता है। यानी लोक सेवा आयोग एक रिकमेंडिंग बॉडी है, परामर्शदात्री संस्था है। इसकी सिफारिशें सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं होती हैं। ठीक है। तो यूपीएससी रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल सिद्धांत है। ठीक है। सेकुलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। धर्मनिरपेक्षता मूल सिद्धांत है। सेकुलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा लिखा है धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। सेकुलर वर्ड जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन से। भारत में राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, यानी स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। सेकुलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ड सेकुलर वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। तो देखिए, सेकुलरिज्म की यदि आप बात करें, सही कौन सा है ये आपको बताना है ना, इसमें राइट स्टेटमेंट चूज करना है। इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है ये बताना है। तो जब रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग किया जाता है, धर्म और राज्य को अलग किया जाता है, या धर्म और राजनीति को अलग किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम सेकुलरिज्म कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा किया गया है क्योंकि धर्म का अगर राजनीति में रोल रहता है, तो धर्म का राजनीति में रोल रहता है, तो इससे राजनीति आधुनिकतावाद को नहीं एक्सेप्ट कर पाती है, विकास को नहीं एक्सेप्ट कर पाती है। और जिस धर्म का रोल रहता है उसी धर्म का बोलबाला रहता है, अन्य के शोषण की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि धर्म अपने आप को अपडेट नहीं करता। इसी कारण से ये विचारधारा उत्पन्न हुई कि धर्म और राजनीति दोनों को अलग किया जाए। धर्म और राजनीति दोनों को अलग किया जाए। दोनों का जो सेपरेशन हुआ है, राजनीति और धर्म जब दोनों को हेट यू बोले, तो यही जो ब्रेकअप हुआ इसी को सेकुलरिज्म कहा गया। धर्म और राजनीति का ब्रेकअप, कि हम तुम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुम हम में हस्तक्षेप न करना, इसी को सेकुलरिज्म कहा गया। सेकुलरिज्म दो प्रकार के, अभी इस समय अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये दो प्रकार का सेकुलरिज्म नजर आता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। निगेटिव सेकुलरिज्म ये है कि जब धर्म और राजनीति पूरी तरीके से अपने आप को अलग कर लेते हैं, प्योर तटस्थता, फुल्ली ब्रेकअप, प्योर सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, उसे निगेटिव सेकुलरिज्म कहते हैं, क्योंकि वहां स्टेट को प्रिविलेज की स्टेट को वरीयता देने की संभावनाएं रहती है। और एक सेकुलरिज्म है पॉजिटिव, जहां धर्म और राजनीति तो अलग है, राज्य का अपना धर्म तो नहीं होगा, सबको धार्मिक स्वतंत्रता तो होगी, लेकिन सर्वधर्म संभावा की भावना होगी, सर्वधर्म संभावा की भावना होगी, लाइक इंडिया। तो इंडियन सेकुलरिज्म को एक लाइन में मैं आपको बताता हूं, समझिएगा। भारतीय निरपेक्षता को यहां समझिए, बस एक मिनट में। भारतीय सेकुलरिज्म, इंडियन सेकुलरिज्म मीन्स इंडिया हैज नो ऑफिशियल या नेशनल रिलीजन। भारत का कोई अपना राष्ट्रीय राजकीय धर्म नहीं होगा, पहला पॉइंट। भारत किसी स्पेशल रिलीजन को प्रायोरिटी या प्रिविलेज नहीं देगा। भारत किसी विशेष धर्म को वरीयता या विशेषाधिकार नहीं देगा। भारत किसी एक धर्म को वरीयता नहीं देगा। भारत किसी सिंगल रिलीजन को वरीयता नहीं देगा। भारत में सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, यानी भारत में सबको धार्मिक स्वतंत्रता होगी। क्या भारत धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है?
भारत धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है अगर उसकी वजह से कोई सामाजिक बुराई क्रिएट हो। भारत में रिलीजन से कंप्लीट सेपरेशन नहीं है, बल्कि सर्वधर्म समभावा की भावना है। सभी धर्मों को समान सम्मान देंगे, सभी धर्मों को समान आदर करेंगे। सेकुलर वर्ड ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था। इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया प्रियम्बल में, लेकिन उससे पहले ही भारत सेकुलर था। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के प्रोविजन देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि भारत एक सेकुलर कंट्री के रूप में पहले से स्थापित था। धर्मनिरपेक्षता मूल सिद्धांत है। बेसिक फीचर, जी हाँ, एसआर बम्बई केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि सेकुलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। और आप जानते हैं कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है, सही है। धर्मनिरपेक्ष शब्द 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, ये भी सही है। वर्ड सेकुलर वॉज एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट, सही है। भारत में राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, तो भारत का कोई आधिकारिक धर्म है क्या? नहीं है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीन का तीनों सही है। देखो, ये जो आपका सेकुलर वर्ड है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा प्रियम्बल में जोड़ा गया, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा प्रियम्बल में तीन शब्द जोड़े गए, SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। राइट, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मौलिक कर्तव्य कानून द्वारा प्रवर्तनीय है, फंडामेंटल ड्यूटीज और इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। वो कानूनी कर्तव्यों से सह संबंधित है। मौलिक कर्तव्य कानून द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज और इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। दूसरा लिखा है वो कानूनी कर्तव्यों से सह संबंध है, दे आर को रिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज। ठीक, बताना इसमें कौन सा राइट स्टेटमेंट है, यानी कौन सा सही है। तो देखो, यदि आप फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड सवाल है, पूरा मैं आपको समझाता हूँ। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का होना बहुत जरूरी है ना। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का होना जरूरी है। यदि आप अधिकारों के लिए क्लेम करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति अवेयर नहीं है, तो ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि अगर व्यक्ति अधिकारों के लिए क्लेम कर रहा है और कर्तव्यों के प्रति अवेयर नहीं है, तो मनमानी करेगा। बिना ड्यूटी व्यक्ति मनमानी करता है। आपको अपने घर में खूब अधिकार दे दिया जाए, लेकिन बिल्कुल जिम्मेदारी, बिल्कुल ड्यूटी ना हो आपकी कुछ, तो आप क्या करेंगे? गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। देखो, कुछ लोग हो ही जाते हैं। तो इसीलिए अधिकारों के साथ कर्तव्यों का होना जरूरी है। राइट्स एंड ड्यूटीज आर को रिलेटेड टू ईच अदर, यानी अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से सह संबंधित होते हैं। इसीलिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा आप देखेंगे कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान का भाग 4 का जोड़ा गया और 51A में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन अभी आप देखेंगे तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये जो 11वीं मौलिक कर्तव्य है आपका, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य ये आपका जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। किस भारत छोड़ के किसी भी लोकतंत्र में संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन भारत देश में नैतिकता की भावना का समावेश के लिए, जनता के भीतर जागरूकता की भावना का समावेश के लिए, अवेयरनेस और मोरालिटी लाने के लिए मौलिक कर्तव्यों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या इन्फोर्सिएबल है? नहीं, नॉट इन्फोर्सिएबल है। इन्हें कोर्ट जाके क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें आप कोर्ट जाके क्लेम नहीं कर सकते हैं, यानी ये नॉट इन्फोर्सिएबल है। नॉट इन्फोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी ये बाध्यकारी नहीं है, नॉट इन्फोर्सिएबल है। ये संविधान का दर्शन है, फिलॉसफी है। यहाँ से संविधान प्रेरित होता है, संविधान की व्याख्या में ये मदद करती हैं, बट नॉट इन्फोर्सिएबल है, बाध्यकारी नहीं है। अभी इस समय राइट नाउ आप देखेंगे तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 मौलिक कर्तव्य है। तो सवाल क्या कह रहे हैं? कानून द्वारा प्रवर्तनीय। देखो, मौलिक कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? लॉ। जैसे मौलिक कर्तव्यों में लिखा है राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रध्वज का आदर करें, लेकिन अगर आप निरादर करेंगे, अपमान करेंगे, तो आपको कानून के तहत पनिश किया जाएगा। वो डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल नहीं है। तो यहाँ मौलिक कर्तव्य कानून द्वारा प्रवर्तनीय है लिखा है, यानी बाई लॉ, कानून बनाकर इन्हें प्रवर्तित किया जा सकता है। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है इन्फोर्सिएबल। ठीक है, कानून बना के, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा।
बाई लॉ मेकिंग, ठीक है, यानी कानून बनाकर। देखो दो तरह का स्टेटमेंट है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ यहाँ मेरे पूछने का मकसद क्या है, थोड़ा सा मिसप्रिंट भले है लेकिन मकसद देखो सुनो। मैं जो कह रहा हूँ, सवाल मैंने ही बनाया है, तो मैं जो कह रहा हूँ वो सुनना, ये मत परेशान होना सवाल में ये लिखा है ये आंसर होगा वगैरह वगैरह। अगर आपसे कहा जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज और इन्फोर्सिएबल, फंडामेंटल ड्यूटीज और इन्फोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इन्फोर्सिएबल का मतलब होता है कोर्ट में जाके क्लेम करना, कोर्ट में जाके क्या क्लेम करना, या जस्टिसिएबल इसे कहते हैं, या न्यायोचित कहते हैं। तो क्या ये प्रवर्तनीय है किसी भी न्यायालय में? तो आप बोलेंगे नहीं, इन्फोर्सिएबल नहीं है। तो कैसे लागू कर सकते हैं? क्या कानून बनाकर इसे लागू किया जा सकता है? तो कानून बनाकर इसे लागू किया जा सकता है। तो यहां पर मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि मौलिक कर्तव्य को कानून बनाकर लागू किया जा सकता है, हाँ या ना? लागू किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट आप यही समझिए जो मैं कह रहा हूं। तो बिल्कुल कानून बनाकर लागू किया जा सकता है, तो सही है। ठीक है, टाइपिंग एरर हुआ है। पहला स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं कि मौलिक कर्तव्यों को कानून बनाकर लागू किया जा सकता है, बाई लॉ इन्फोर्स किया जा सकता है। अगर ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला वो सही होगा ना, तो सोच लो यही लिखा है वहां। वो कानूनी कर्तव्यों से सह संबंधित है, कोरिलेटेड टू लीगल नहीं। लीगल ड्यूटीज बाइंडिंग होती है, चोट्टाई नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, अगर कानून में लिखा है तो बाइंडिंग है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जब तक कानून नहीं बनाओगे तब तक बाइंडिंग है क्या? तब तक बाइंडिंग नहीं है। तो कानूनी कर्तव्यों से सह संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अगला सवाल आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड है, यानी नागरिकता से संबंधित है। लिखा हुआ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत देश में एकल नागरिकता है, इंडिया फॉलो सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यूएस फॉलो डुअल सिटीजनशिप। नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो देखो, यदि आप फेडरल स्ट्रक्चर, भारत एक संघीय व्यवस्था का देश है, और संघीय व्यवस्था में फेडरल स्ट्रक्चर में आप ये जानते हैं कि नागरिकता दोहरी होती है। ये संघीय व्यवस्था का लक्षण है कि संघीय व्यवस्था में नागरिकता डुअल होती है, यानी डुअल सिटीजनशिप होती है। संघीय व्यवस्था का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल यूएस है, और यूएस में आप देखेंगे कि डुअल सिटीजनशिप आपको नजर आएगी। केंद्र स्तर पर अलग नागरिकता और राज्य स्तर पर अलग नागरिकता। यानी अमेरिका में कोई व्यक्ति यदि न्यूयॉर्क में रहता है तो उसके पास न्यूयॉर्क की भी सिटीजनशिप है, एज वेल एज उसके पास अमेरिका की भी नागरिकता है। अमेरिका और न्यूयॉर्क दोनों जगह की नागरिकता है। इसे दोहरी नागरिकता कहते हैं, केंद्र और राज्य दोनों की। लेकिन भारत संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भारत ने डुअल सिटीजनशिप नहीं बल्कि ब्रिटेन से प्रेरित होते हुए एकल नागरिकता अपनाई, यानी एक नागरिकता भारतीय नागरिकता। क्यों? इसके पीछे का कारण था कि अगर हम राज्य की अलग नागरिकता दे देते, केंद्र की अलग, तो क्षेत्रीयता की भावना बढ़ती। रीजनलिज्म नेशनलिज्म पर प्रिवेल करता, यानी क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता पर भारी होती। पता चला अपने आप को बिहारी कहना ज़्यादा बेटर महसूस करते हैं भारतीय कहने की अपेक्षा। तो इससे तो दिक्कत है ना भाई, हम पूर्वांचली हैं, पहले पूर्वांचली हैं बाद में भारतीय। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भारतीय हैं फिर पूर्वांचली हैं, राइट। तो भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया, ब्रिटेन से प्रेरित होते, जी हाँ। और एकल नागरिकता संघात्मक लक्षण है संविधान का या एकात्मक? एकात्मक लक्षण है, यूनिटरी फीचर है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जी हाँ। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। ठीक। नागरिकता संबंधी प्रावधान, जी हाँ, में नागरिकता संबंधी प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक मेंशन है, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में ये मेंशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आई होप आपने ये 4 सवाल समझे होंगे, 4 सवालों की व्याख्या भी आपने समझी होगी। आपके लिए एक विशेष सूचना है कि इस समय मेरे भाइयों, हमारे स्टडी आईक्यू परिवार के द्वारा एक ऑफर चल रहा है, क्रिसमस सेल। तो कल क्रिसमस है, आपको अग्रिम शुभकामनाएं, अभी से बधाई, क्रिसमस की शुभकामनाएं आप सभी को। और इस क्रिसमस के अवसर पर फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है हमारे यहाँ। पूरा जो भी फीस है उस फीस का 50%। कैसे अवेल कर पाएंगे? studyIQ.com पर जाइए, वहाँ स्टेट पीसीएस सेलेक्ट करिए, फिर यूपी पीसीएस सेलेक्ट करिए, आपको ये बैच दिखेगा आरंभ 16.0। जो फीस दिखेगी, बाई नाउ पर जाएंगे और कोड लगाएंगे, क्या? VL लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोड पर मिलेगा। ऑलरेडी एक कोड, 2-3 कोड वहां पर दिए रहते हैं, एक अपने आप ऑटो अप्लाई हो जाता है, उसको हटा दीजिएगा, उसमें कम डिस्काउंट मिलता है। फैकल्टी कोड अगर आप लगाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। और ये कोड यदि आप लगाएंगे किसी भी कोर्सेज पर, 4 कोर्सेज इस समय इनरोल्ड हैं। यदि आप प्री की तैयारी करते हैं तो प्री के कोर्स ले सकते हैं,
आंसर राइटिंग, अगर आपने पढ़ लिया है पूरा सिलेबस तो आंसर राइटिंग ले सकते हैं। यदि आपने सब कुछ पढ़ा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और यदि आप बिगिनर है और पूरी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप इधर जाइए, आरंभ 16.0। ये बैच एक ऐसा बैच है जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों का मटेरियल कवर होता है। और ये एक फाउंडेशन बैच है, आपका पूरा का पूरा फाउंडेशन डेवलप होता है। और ये जो अपनी सेल चल रही है 27 दिसंबर तक है, तो 27 दिसंबर से पहले इस ऑफर का लाभ उठाइए और 50% डिस्काउंट लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यदि आप बिगिनर हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज और किताबों के अलावा कुछ ना खरीदना पड़े, तो आरंभ में आप प्लेटिनम लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं सिर्फ सिलेबस पढ़ना, तो आप गोल्ड लीजिएगा। गोल्ड में आपको क्लासेस मिलती हैं, मेंटरशिप मिलती है, करंट अफेयर मैगजीन मिलती है, 2 साल की वैलिडिटी मिलती है और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री मिलता है। गोल्ड में ये 4 फीचर हैं। प्लेटिनम में ये 4 फीचर तो है ही हैं, साथ ही प्लेटिनम में एक फाउंडेशन कोर्स एक्स्ट्रा, एक एनसीईआरटी कोर्स एक्स्ट्रा, एक प्री का कोर्स एक्स्ट्रा, एक मेंस का आंसर राइटिंग बैच एक्स्ट्रा, एक एमसीक्यू एक्स्ट्रा, ठीक है, और 4 साल की वैलिडिटी। तो यदि आप शुरुआत से पूरा कंप्लीट अप्रोच डेवलप करना चाहते हैं, कंप्लीट सारगर्भित अप्रोच डेवलप करना चाहते हैं, पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप किधर जाइए? आप प्लेटिनम के साथ जाइए। क्लियर है बात? कैसे आप इनरोल कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? तो इसके लिए आपको जाना होगा studyiq.com पर जाइए इस तरह से। और studyiq.com पर जब आप जाएंगे तो स्टेट पीसीएस सेलेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, नीचे आपको सारे बैचेस दिख जाएंगे और यहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए, जीवन में प्रगति करिए। मिलते हैं कल सवेरे फिर से नए सवालों के साथ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और शेयर करना है, क्योंकि इस शो को हिट करना आपकी जिम्मेदारी है और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस शो को हिट करें। थैंक यू।